अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटे आज हम लोगों का जो टॉपिक है वो है चैप्टर 16 के अंदर हमारे लास्ट 2 टॉपिक्स हैं। एक है 3 फेज एसी सप्लाई और एक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का टॉपिक। इसके बाद बेटे हम लोगों की स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग जो हमारी डिवीजन थी उसके जो क्वेश्चंस हैं थ्योरी का पार्ट वो ख़त्म हो जाए। बेटे हम लोगों के पास यहाँ पर है 3 फेज एसी सप्लाई का टॉपिक। उसमें सबसे पहले हमें 1 फेज समझने की ज़रूरत है। आप सबको अच्छे तरीके से एक बात पता है कि जो हमने चैप्टर 15 पढ़ा था उसके अंदर हम लोगों ने जो एसी जनरेटर पढ़ा था उसके स्ट्रक्चर में हमने 4 चीज़ें पढ़ी थी, कार्बन ब्रशेस, स्लिप रिंग, कॉइल एंड अ मैग्नेट। हमने बेटे वहाँ से 2 चीज़ें उठा लेनी है, एक कॉइल और उसका था पेयर ऑफ स्लिप रिंग। अब पेयर ऑफ स्लिप रिंग का मतलब है 2 स्लिप रिंग्स, ठीक है। जो 2 स्लिप रिंग्स होते हैं बच्चे उसको हम लोग, और एक कॉइल को हम 1 फेज कहते हैं। अब बेटे 3 फेज का मतलब हो गया कि 3 कॉइल और 6 स्लिप रिंग्स, ठीक है। लेकिन जहाँ पर ये कनेक्शन होता है वहाँ पे बेटे हम लोग थोड़ा सा जैसे स्मार्टली एक्ट करते हैं। और क्या करते हैं बेटे, हम लोग ये सिमेट्री बनाते हैं। इसमें आप लोग देखोगे ये जो यहाँ पे ए लिखा है आप इसको एक स्लिप रिंग सोचो, जो बी लिखा है उसे दूसरा स्लिप रिंग, और जो सी लिखा है इसे तीसरा स्लिप रिंग, और जो डी है उसे चौथा स्लिप रिंग सोचे। आप सबको ये बात पता है कि जो स्लिप रिंग्स हैं उनका काम ये होता है कि वो जो आउटपुट सिस्टम से कनेक्टेड होते हैं, यानी हमारे जनरेटर के अंदर जनरेशन होती है, फिर एक तरफ से बेटे करंट बाहर जाता है, सिस्टम से गुजरता है, दूसरी तरफ से करंट वापस आ जाता है। फिर आप लोगों को यह भी पता है बेटे कि जो एक हम लोगों के पास यूनिट होता है उसको हम लोग ग्राउंड करते हैं। आप लोगों के पास जो डी वाला है बेटे पॉइंट वो ग्राउंड हुआ हुआ है। तो जब हमारे पास तीनों कॉइल्स का एक एक पॉइंट हमने ग्राउंड ही करना है तो हमें 3 पॉइंट लेने की क्या ज़रूरत है, हम उसको एक ही पॉइंट से कर लें। तो वो किया गया यहाँ पर ए जो सा है बेटे, ए हम लोग के पास एक स्लिप रिंग, उसके साथ बेटे हमारा जो इंडक्टर है एज अ कॉइल, और उसका दूसरा जो सिरा है बेटे वो डी से कनेक्टेड है, सेम विद बी सेम विद सी। तो हम लोग एक बेटे स्लिप रिंग से तीनों का जो ग्राउंड है उसका काम ले सकते हैं। इस तस्वीर में अगर आप देखो बेटे तो जो ए से लेकर जो ग्राउंड तक की लाइन है वो हमें 230 वोल्ट देती है। बी की लाइन से लेकर बेटे हम लोगों के पास जो ग्राउंड तक है वो 230 वोल्ट देते हैं, और इसी तरह बेटे जो सी है वो वहाँ से लेके ग्राउंड तक हमने 230 वोल्ट देते हैं, यानी एक फेज हमें 230 वोल्ट देने की सलाहियत रखता है। लेकिन बेटे कभी कभी हमारी जो एप्लीकेशंस हैं वो ज़्यादा हो जाती हैं, यानी जिस तरह बेटे हम लोग के पास कोई छोटी इंडस्ट्री है, ठीक है, रेस्टोरेंट्स हैं, इस तरह किस्म की जो चीज़ें हैं बेटे वहाँ पर हमारा 1 फेज काम नहीं करता क्योंकि उनका लोड ज़्यादा होता है। ऐसी सूरत हाल में फिर हम उन्हें 2 फेज दे देते हैं। और अगर उससे भी बड़ी हमारी एप्लीकेशन है, यानी जैसे बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ है हम लोगों के पास, मोटर्स जहाँ इस्तेमाल होती हैं, जहाँ पे बहुत ज़्यादा एयर कंडीशनर इस्तेमाल होते हैं, जहाँ बहुत ज़्यादा इस किस्म की मशीनरी इस्तेमाल होती है जो हैवी होती है, तो फिर हम उनको 3 फेज भी दे देते हैं। इससे क्या होता है बेटा, हम उनका लोड डिवाइड कर देते हैं। ये बेटे जो तीनों फेजेस हैं ये एक दूसरे के साथ 120 डिग्रीज पर मौजूद होते हैं। जैसे बेटा आपने उसकी तस्वीर देखी, आपको वहाँ से भी ये चीज सिमेट्री नजर आती है। और ये बेटे उसकी फेजर डायग्राम यानी हमारे पास वेव फॉर्म है, जिसमें पता चलता है कि जब एक फेज बेटे हम लोगों के पास 0 होता है तो जो दूसरा है बेटे वो 120, और तीसरा जो सा होता है बेटे वो उस वक्त 240 डिग्रीज पर मौजूद होता है। फेज डिफरेंस बेटे हमारे पास 120 डिग्रीज है। द वोल्टेज अक्रॉस ईच ऑफ द लाइन कनेक्टेड टू द टर्मिनल ए बी सी एंड न्यूट्रल लाइन इज 230 वोल्ट। बेटे ग्राउंड को न्यूट्रल आप कहते हैं, आप लोगों को अच्छी तरह पता है। इसका जो बेटे मेन एडवांटेज है वो यही है कि हमारे पास जो लोड्स हैं बेटा वो डिवाइड हो जाते हैं। जब अगर हम लोग के पास बेटे हैवी मशीनरी और हम सिर्फ 1 फेज दें तो फिर वो इतना लोड बर्दाश्त नहीं कर पाता, जिसकी वजह से ट्रिपिंग होना शुरू हो जाती है। ऐसी तमाम सूरत हाल में क्या होता है कि बेटे हम लोग जो पूरी इंडस्ट्री है उसको डिवाइड कर देते हैं अपने फेजेस के अकॉर्डिंग कि ये वाला इस फेज पर चलेगा, ये इस फेज पर चलेगा, ये इस फेज पर चलेगा। और इस तरह से बेटे हम लोगों के पास जो सा है वो लोड की डिवीजन हो जाती है, और हम लोगों के पास बेटे 400 वोल्ट्स तक बेटे हम लोगों के पास जो वोल्टेज है वो इंक्रीज किया जा सकता है, और 400 वोल्टेज तक हमें 3 फेज एसी सप्लाई से वोल्टेज मिल जाता है।
बेटा अगला हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स अगर आपको याद हो, आप लोगों ने जब फर्स्ट ईयर की फिजिक्स पढ़ी थी तो जब वेव्स का टॉपिक आया था, चैप्टर आया था, उधर भी हमने कहा था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एक टाइप होती है जिसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो बेटा अब हमारे पास आ गई है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। बेटे अगर आप लोगों को याद हो तो तब आप लोगों ने डेफिनेशन में लिखा था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर दोज वेव्स व्हिच डोंट डिपेंड ऑन देयर मीडियम फॉर देयर प्रोपगेशन। प्रोपगेशन के लिए बेटा ये अपने जो मीडियम है उसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं होते। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं बेटे बेसिकली वो एक कंपोजिशन है, एक कम्बिनेशन है ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड का। अब होता क्या है बेटे, मैं 3 कंडीशंस आपको बताती हूँ। सबसे पहले हमारे पास बेटे जो इलेक्ट्रिक चार्ज है वो रेस्ट पोजीशन पर है। जब इलेक्ट्रिक चार्जेस रेस्ट पोजीशन पर होते हैं बेटे तो उनके इर्द गिर्द सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। ये बात आपने चैप्टर 12 में पढ़ी, हमारे पास जो बिल्कुल इस बुक का पहला चैप्टर था। ठीक, फिर बेटे हमने जब चैप्टर 13 पर आए तो आपने इलेक्ट्रिक करंट पढ़ा जिसमें आपके चार्जेस एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करना शुरू हो गए, जिसको आपने करंट का I = del Q / del T। वहाँ पर हमने ये पढ़ा कि जी ये जो करंट जहाँ पर भी होता है, करंट कैरिंग कॉइल जो सी होती है या करंट कैरिंग कंडक्टर जो सा होता है बेटे, उसके इर्द गिर्द एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड मौजूद होती है। नेचुरली ये सब कुछ होता है। चैप्टर 14 में भी हमने इसको बहुत डिटेल से पढ़ा। चैप्टर 15 में जब हम आए तो हमने कहा कि अगर हम किसी तरीके से मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करें तो इंडक्शन होती है। ठीक हो गया। अब वही वाले कंसेप्ट यहाँ पर इस्तेमाल होंगे। हम लोगों के पास बेटे एक चार्ज है, उसे मैं एक्सेलरेट करा रही हूँ, यानी मैं उसकी वेलोसिटी को बेटे चेंज कर रही हूँ। ठीक हो गया। जब मैं उस चार्ज को एक्सेलरेट करवाऊंगी तो जाहिर बात है बेटे उसके इर्द गिर्द जो मैग्नेटिक फील्ड, जो नेचुरली एक फिनोमेना है कि जो हमारे करंट होता है यानी जो हमारा del Q / del T होता है उसके इर्द गिर्द जो से हम लोग के पास मैग्नेटिक फील्ड होती है बेटे, तो उस फिनोमेना के अकॉर्डिंग बेटे हमारे पास जो एक्सेलरेटिंग चार्ज है जो किसी नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है उसके इर्द गिर्द भी बेटे एक नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगी। और अगर नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाती है तो चैप्टर 15 ये कहता है कि वो एक नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को इंड्यूस कराएगी। अब बेटे ये एक ना सीरीज चल पड़ी है कि हमने सिर्फ एक चार्ज को बेटे एक्सिलरेट करवाया, उसने एक मैग्नेटिक फील्ड ऐसी जनरेट की जिसका फ्लक्स चेंज हो रहा है, उसने इंडक्शन करवाई। अब जो इंडक्शन हो रही है बेटे वो भी तो करंट ही है ना, वो वहाँ पे भी तो चार्जेस ही है ना बेटे। अब उन चार्जेस की वजह से बेटे एक और मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हुई, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक, उसकी वजह से मैग्नेटिक, और एक सीरीज शुरू हो गई। इसे कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये जो नीचे तस्वीर दी गई है इसमें से दिखाया इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेशन एंड मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेशन। आप देख रहे हो कि बेटे जो एक दफ़ा टॉप पे दूसरी दफ़ा वो डाउन है, यानी पर्पल और येलोश का जो बेटे अल्टरनेट बिहेवियर है वो आप लोग देख रहे होगे बेटे। इसके अलावा ये एक दूसरे के साथ प्लेन में मौजूद होती हैं। हम लोगों के पास जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड है ये एक दूसरे के साथ जो प्रोपगेट करती हैं बेटे ये प्लेन में करती हैं। इस पे भी बेटे जो हम लोग की इक्वेशन का फॉर्मूला है V = F लैम्डा वो लगता है, लेकिन यहाँ पर V इज रिप्लेस्ड बाय C। द वैल्यू ऑफ C इज 3×10⁸ मीटर/सेकेंड। आपको अच्छे तरीके से पता है बच्चे कि हम लोगों के पास जो C है वो स्पीड ऑफ लाइट होती है। ठीक है, तो जो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं उनकी स्पीड इतनी ज़्यादा होती है। हमारे पास बेटे इसमें एक रेंज ऑफ वेव्स शामिल है जिसमें विजिबल रेंज भी है, गैमा रेज है, एक्स रेज हैं। उसके अलावा बेटे जो हम लोगों के पास AM है, FM है, ये तमाम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के अंदर शामिल हैं। बेटे हम लोगों के पास शॉर्ट क्वेश्चन है, पहले 6 शामिल हैं स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग। पहला शॉर्ट क्वेश्चन है, अ साइनोसॉइडल करंट हैज़ अ रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ 10 एम्पेयर, आई रूट मीन स्क्वायर बेटे 10 है। व्हाट इज द मैक्सिमम और पीक वैल्यू? मैक्सिमम वैल्यू यानी I0 बताएं। आई RMS = I0/√2, I0 = 14.14 एम्पेयर। बेटे √2 को आप उस तरफ ले जाओगे तो I0 की वैल्यू आ जाएगी। दूसरा सवाल है, नेम द डिवाइस दैट विल परमिट द फ्लो ऑफ डायरेक्ट करंट बट अपोजिट द फ्लो ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। बेटे इंडक्टर होता है, आपको पता है अच्छे तरीके से, हम लोगों ने AC थ्रू इंडक्टर जब पढ़ा था तो हमने इसको बहुत अच्छे से डिटेल से पढ़ा था। बी पार्ट है बेटे, परमिट द फ्लो ऑफ अल्टरनेटिंग करंट बट नॉट द डायरेक्ट करंट। ये बेटे कैपेसिटर होता है, क्यों होता है, ये सारी बातें
बातें आपको पता है। हाउ मैनी टाइम्स पर सेकेंड विल एन इनकैंडिसेंट लैम्प रीच मैक्सिमम ब्रिलियंस व्हेन कनेक्टेड विद अ सोर्स ऑफ 50 हर्ट्ज। बेटे एक हमारे पास बल्ब है, वो हमारे पास कितनी दफ़ा अपनी मैक्सिमम ब्रिलियंस अटेन करता है जब उसका 50 हर्ट्ज के सोर्स के साथ अटैच करते हैं। बेटे अगर एसी का स्ट्रक्चर देखें तो उसमें 2 दफ़ा पीक आती है, और 50 हर्ट्ज का मतलब यह है कि 50 हमारे पास वेव्स आई हैं, ठीक है। तो 50 इंटू 2 बेटे 100 टाइम्स हो जाएगा। उसके बाद बेटे वो कहता है कि आ सर्किट कंटेन्स एन आयरन कोर इंडक्टर, आ स्विच एंड अ डीसी अरेंज इन अ सीरीज, ठीक है। एक सर्किट है बेटे, उसमें एक इंडक्टर है, एक स्विच है और डीसी सोर्स है। द स्विच इज क्लोज एंड आफ्टर एन इंटरवल री ओपन। हमने बेटे क्लोज का मतलब होता है बंद, ऑन करना, ठीक है। हमने स्विच को ऑन किया, फौरन ऑफ कर दिया, ठीक है। यानी हमने ऑन किया, करंट फ्लो किया, हमने फौरन उसको ऑफ कर दिया। एक्सप्लेन वाई अ स्पार्क जंप्स अक्रॉस द स्विच। तो ऐसा क्यों होता है कि उसके अंदर से हमें स्पार्क नजर आता है, और ये घर में अक्सर आप लोग इस चीज़ को ऑब्जर्व करते हो। बेटे अब हुआ ये कि जब आपने स्विच ओपन किया ना, तो करंट 0 से मैक्सिमम वैल्यू पर एकदम से पहुंच जाता है, आपको पता है अच्छे तरीके से। फिर बेटे जब आपने उसको फौरन ही बंद किया तो वो एक हाई वैल्यू से लो वैल्यू की तरफ आया, तो इसकी वजह से वहाँ इंडक्शन हुई। जो इंडक्टर है उसके अक्रॉस ईएमएफ इंड्यूस हुआ, जिसकी वजह से हीट प्रोड्यूस हुई, क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी आपने काम किया तो बहुत जल्दी से हीट और लाइट प्रोड्यूस हुई, तो वो आपको वहाँ पर नजर आती है। हाउ डज द डबलिंग द फ्रीक्वेंसी इफेक्ट द रिएक्टर्स ऑफ एन इंडक्टर एंड अ कैपेसिटर। बेटा आपने इसको बारी बारी करना है, पहले आपने इंडक्टर के बारे में लिखना है, फिर कैपेसिटर के बारे में। इसमें आपने इसका फार्मूला लिख के फार्मूला में फ्रीक्वेंसी को डबल कर कर बताना है, ठीक है, और फिर रिजल्ट्स निकालने हैं। क्योंकि आप लोगों को पता है कि कैपेसिटर का फ्रीक्वेंसी का इन्वर्स ताल्लुक है, तो कैपेसिटर के केस में बेटा ये हाफ हो जाएगी और रिएक्टर्स के केस में ये डबल हो जाएगी। तो ये बेटा आप लोगों के जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो ये था। और बेटा जो 6 शॉर्ट क्वेश्चन है उसमें वो कहते हैं इन एन आरएल यानी रजिस्टर एंड इंडक्टर सर्किट विल द करंट लैग और लीड द वोल्टेज। बेटा आपको अच्छे तरीके से पता है कि करंट जो सा है वो लैग करता है, वोल्टेज लीड करता है। इलस्ट्रेट योर आंसर यूजिंग वेक्टर डायग्राम। बेटे हमने आरएल सीरीज सर्किट में जो वेक्टर डायग्राम बनाई थी आप वो बनाओगे, और यहाँ पर बेटे आप थीटा का फार्मूला भी लिखोगे। ये बेटे आप लोगों के हो गए हमारे शॉर्ट क्वेश्चंस जितने आपके स्मार्ट सिलेबस में शामिल थे।